हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल सिंह। एक्चुअली जो आज मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू। अब ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ है। इसमें क्या है कि ये एक्चुअली परचेज ऑफ गुड्स पे है। पहले जो भी मटेरियल हम परचेज करते थे उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, सर्विस पे थी, या फिर रेंट था, या फिर जैसे कमीशन है, एक मतलब कुल मिला के मटेरियल पे नहीं था टीडीएस। बट ये अब मटेरियल सब पे भी एप्लीकेबल हो चुका है, गुड्स पे भी एप्लीकेबल हो चुका है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसको सिंपल वे में समझा पाऊँ और बता पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जो मैंने सेक्शन ये डाउनलोड किया हुआ है इनकम टैक्स की वेबसाइट से, इसमें जो मेन मेन पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। पहले तो इसमें बायर है। ये बायर कैसे डिसाइड होगा, मतलब कौन टीडीएस काटेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। दूसरा ये क्लियर कर रहा है कि परचेज ऑफ एनी गुड्स, ये हमें क्लियर है कि हम जो भी मेटेरियल परचेज करेंगे उस पर काटेंगे। यहाँ बायर में अपने आप को मान के चल रहा हूँ। तीसरा क्या लिखा है कि एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़, मतलब जो भी 50 लाख से ऊपर हम पे करेंगे, क्रेडिट करेंगे, उस पे कटेगा। ये भी यहाँ पे डिफाइन हो गया। इन एनी प्रीवियस ईयर, मतलब जो ईयर चल रहा है उसमें कितना काटेंगे, 0.1% काटेंगे। सिंपल सा फंडा है। अब एक चीज़ रह गई कि बायर, बायर अभी डिफाइन नहीं हुआ है कि कौन काटेगा, किसकी लाइबिलिटी बनती है टीडीएस अंडर वन सेक्शन, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 काटने की। तो वो क्या है, जिसकी टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़, मतलब जिसकी भी टर्नओवर पिछले साल 2020-21 में 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो भैया उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी टीडीएस 194 क्यू में काटने की, अपने सप्लायर को जो भी अमाउंट पे करेगा या क्रेडिट करेगा। तो बायर हमारा डिफाइन हो गया कि अगर हमारी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो हम टीडीएस काटेंगे। सिंपल सा फंडा है। कितना काटेंगे, 0.1% डिसाइड हो गया है। और क्या है, कब कब हो काटेंगे, या तो उसे पेमेंट करें या क्रेडिट करें, जो भी पहले होगा। क्रेडिट पहले कर दिया तो क्रेडिट के टाइम पे कट जाएगा, और पेमेंट पहले होगी तो पेमेंट के टाइम पे कट जाएगा। पर कटेगा 1 जुलाई के बाद, 30 जून के बाद ही। ये इसमें फिक्स है, ये इसमें फिक्स है। कोई भी पेमेंट या क्रेडिट 1 जुलाई से पहले की हो रही है, उस पर ये टीडीएस नहीं कटेगा। पर एक कंफ्यूजन क्या आ गई है इसमें, ओवर एंड अबव ₹50 लाख। तो ये लिमिट डिफाइन करने के लिए ये आया है सेक्शन में, लिमिट डिफाइन करने के लिए कि केवल लिमिट डिफाइन करने के लिए ट्रांजैक्शंस बिटवीन 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक की के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन है वो काउंट होगी। मैं दोबारा इसमें रिपीट कर रहा हूँ, केवल लिमिट डिफाइन करने के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन जो 1/4 से 30 जून के बीच में हुई है, पेमेंट हुई है, क्रेडिट हुई है, वो टीडीएस के लिए उस पर टीडीएस अप्लीकेबल नहीं है। अप्लीकेबल होगा तो होगा केवल 30 जून के बाद पेमेंट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। और ये तो टीडीएस का जो भी सेक्शन है सब में ये है कि पेमेंट या क्रेडिट जो भी पहले हो तो टीडीएस काटने की लायबिलिटी हमारी बन जाती है। अब मैंने कुछ केस भी बनाए हैं, एग्जाम्पल बनाए हैं इसके लिए मैंने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका लिमिट डिफाइन करने के लिए हम आपको क्लियर हो गया है कि हम पिछले के ट्रांसफर लेंगे। अब जैसे केस नंबर 1 है, पेमेंट कर दिया या क्रेडिट कर दिया फर्स्ट क्वार्टर में 40 लाख रुपए का। अब हम कर रहे हैं एक 30 जून के बाद 15 लाख रुपए का। तो टीडीएस किस अमाउंट पे कटेगा, ये दोनों मिलके हो जाते हैं 55 लाख रुपए। तो टीडीएस हमारा 50 लाख रुपए की छूट मिलती है, तो टीडीएस हमारा 5 लाख पे 0.1% कटेगा। ये सिंपल सा केस एक है। दूसरा केस ये क्या है कि पहले ही हम पेमेंट करे दूसरे फर्स्ट क्वार्टर में कर चुके हैं 70 लाख रुपए, 40 लाख रुपए अब कर रहे हैं, तो इसको टोटल हो जाता है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो कई मेरे दोस्त इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि जैसे मेरे कई दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि 70 लाख और 40 लाख, 1,10,000 हो गया है, तो टीडीएस 5 लाख की छूट मिल जाएगी तो 60 लाख पे काट देंगे हम। नहीं काटेंगे 60 लाख पे, ये तो केवल लिमिट डिफाइन करने के लिए 70 लाख रुपए तो काटेंगे हम 40 लाख रुपए पे ही। तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा 40 लाख रुपए पे।
सिंपल सी बात है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो रहा है तो उससे हमें कोई मैटर नहीं है, हम तो उसके फर्स्ट क्वार्टर के बाद ट्रांसफर हमारी 40 लाख रुपए की टीडीएस हमारे इस पे कटेगा, चाहे यहाँ पे कोई भी फिगर हो, 1 करोड़ हो चाहे कुछ भी फिगर हो, तो टीडीएस हमारा 40 लाख रुपए पे ही कटेगा। हाँ, अगर ये हो जाता है 5 लाख रुपए तो कुछ भी टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि लिमिट 50 लाख से नीचे हो गई है। अगर यही हो जाएगा 11 लाख रुपए ले लेते हैं हम इसको, तो अब टीडीएस 1 लाख रुपए पे कटेगा। सीधा सा फंडा है। अब केस दूसरा हम लेके चलते हैं। दूसरा केस क्या है कि मेरा कोई बिल है, वो 1 करोड़ का बिल था मेरा, 30 जून के बाद आया, उसकी पेमेंट मैं 40 लाख रुपए पहले कर चुका हूँ। तो अब टीडीएस कितने में काटूंगा? पहले मैंने केवल पेमेंट करी है फर्स्ट क्वार्टर में, तो इसमें क्या होगा कि 5 लाख रुपए की छूट देंगे 1 करोड़ में से, और 5 लाख रुपए बाकी हम टीडीएस काट देंगे। दूसरा केस क्या है, बिल था 1 करोड़ का, एडवांस पेमेंट हम फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी 80 लाख रुपए कर चुके हैं, तो अब कितने में टीडीएस काटेंगे? लिमिट तो हमारी 50 लाख से ऊपर हो चुकी है, ये तय है, पर ट्रांजेक्शन आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर तो केवल 20 लाख रुपए की हो रही है ना, तो इसलिए टीडीएस इस केस में केवल 20 लाख रुपए पे कटेगा। ये सिंपल फंडा है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई और भी केस आपके दिमाग में है तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके, तो मैं उस आपको आंसर तुरंत उसका कर दूंगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस सेक्शन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद ये सेक्शन एक अलग है, इसको समझने के बाद हम एक और नया डिक्लेरेशन देने के लिए आया हुआ है। तो डिक्लेरेशन हमें जो सबको देनी होती है अंडर सेक्शन 206 ए बी और 206 सी सी ए, जो हमें सबसे लेनी है या देनी है हमें, तो वो उसके उसको मैं कवर कर रहा हूँ अलग से। इस सेक्शन को हम यहीं पे छोड़ देंगे, इस सेक्शन को हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन 206 ए बी पे और सी सी ए पे। तो दोस्तों ये दोनों सेक्शन 206 ए बी और 206 सी सी ए ये एप्लीकेबल होते हैं जिसने रिटर्न फाइल नहीं करी है। बस केवल इसका एक यही फंडा है, अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है तो हाई रेट पे टीडीएस कटेगा। ये दोनों दोनों सेक्शन में डाउन कर रखे हैं। इसके हेडिंग में साफ साफ लिखा है 206 सी सी ए टैक्स कलेक्शन एट सोर्स नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ऐसे 206 ए बी है, ए बी भी यही बोलता है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो इन दोनों सेक्शन में है ट्वाइस द रेट है और फिर 5% जैसे बोला हुआ है उसने। और रिटर्न कौन सी फाइल नहीं करी है उसके लिए उसने ये बताया है कि जिसकी टाइम लिमिट सेक्शन 139(1) चली गई है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए बात करता हूँ, इसकी डेट अभी रिटर्न फाइलिंग करने की नहीं गई है, तो नॉन फाइलर में ये असेसमेंट ईयर तो काउंट बिल्कुल नहीं होगा। मतलब असेसमेंट ईयर 21-20 इस इसकी इसके लिए काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए काउंट कौन सा होगा? असेसमेंट ईयर 20-21 और असेसमेंट ईयर 19-20 की रिटर्न हमें पता करनी पड़ेगी कि फाइल हुई है या नहीं हुई है। सिंपल सा फंडा ये है इसमें। 206 सी सी ए में भी है और 206 ए बी में भी यही है, दोनों में सेम टू सेम है, उनमें ये कॉमन है दोनों चीज़ें, और इसमें कोई इसका कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे चलते हैं कि अगर रिटर्न फाइल नहीं की है तो क्या, तो फिर ये डिक्लेरेशन हम देंगे या लेंगे, तो दोनों केस हो सकते हैं, वाइस वर्सा दोनों केस हो सकते हैं। डिक्लेरेशन हमें देनी भी है और डिक्लेरेशन हमें लेनी भी है, दोनों केस हैं इसमें, दोनों केस हो सकते हैं। मैं बताऊंगा आगे कैसे। और तो फिर क्या होगा, तो फिर हम ये देखेंगे कि टीडीएस इन दोनों असेसमेंट ईयर्स में 50,000 से ज़्यादा है। अगर आंसर यस है तो टीडीएस हमारा हाई रेट पे कटेगा। अगर आंसर उसका नो है तो हाई रेट पे नहीं, टीडीएस नहीं बनता है। तो मतलब ये हमें देखना पड़ेगा कि टीडीएस अगर 50,000 से ज़्यादा है और रिटर्न फाइल नहीं करी है तो टीडीएस हाई रेट पे कटेगा ही कटेगा।
अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है और टीडीएस नहीं बनेगा। अब टीडीएस क्यों नहीं बनेगा? रिटर्न फाइल कई केस हो सकते हैं रिटर्न ना फाइल करने के, जैसे हमारी कंपनी नहीं बनी है तो टीडीएस 50,000 से ज़्यादा फिर हो ही नहीं सकता, कंपनी नहीं बनी है इन 2 असेसमेंट ईयर में, तो फिर ये एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी इसकी। तो सिंपल फंडा है इसमें, ये 2 क्राइटेरिया चेक करना है। अगर फाइल करी है तो फिर आगे बढ़ना ही नहीं है हमें। अगर फाइल नहीं करी है तो देखना है कि टीडीएस और टीसीएस 50,000 से ज़्यादा है या नहीं ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो हाई रेट पे कटेगा, और ज़्यादा नहीं है तो हाई रेट पे नहीं कटेगा, या टीडीएस कटेगा या टीसीएस कलेक्ट होगा, दोनों केस हैं। अब इसके एग्जांपल लेके चलते हैं। उसने ये दोनों में रेट डिफाइन करी है, एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड, दूसरा एट द रेट ऑफ 5%। ऐसा ही 206 ए बी में भी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सेल में शीट बनाई है, ये एक्सेल में शीट बनाई है 206 ए बी के लिए मैंने अभी बनाई है। जैसे 194 जे है सेक्शन और 194 सी है हमारा, ये दो हमारे सेक्शन अलग अलग हैं। इनका 194 जे का 10% है नॉर्मल रेट, इसका ट्वाइस रेट 20% हो जाएगा। पर जो 206 में जो वो पॉइंट बोलता है, लास्ट पॉइंट बोलता है 5%। और आगे क्या बोलता है, इनका जो हाइयर रेट होगा इन दोनों का, उस पर टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस किस पे कटेगा? 20% पे। अब 194 सी पे आते हैं। 194 सी में नॉर्मल रेट कितनी? 2% है। उसकी ट्वाइस कितनी हो जाएगी? 4% हो जाएगी। पर जो जो 206 ए बी में डिफाइन है वो 5% है, तो टीडीएस किस पे कटेगा? 5% टीडीएस हमारा कटेगा। ऐसे टीसीएस में देखेंगे हम 5% उसका जो भी रेट है उसका ट्वाइस, अगर 5% से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले पे काटेंगे, और 5% से कम है तो 5% पे काटेंगे। ये सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब डिक्लेरेशन लेनी क्या है और देनी क्या है उस पर चलते हैं। दोस्तों, डिक्लेरेशन पे जाने से पहले मैं 2-3 पॉइंट और क्लियर कर दूं। सप्लायर के केस में तो समझ में आ गया कि जो सप्लायर मेरा पहले मुझसे टीसीएस कलेक्ट कर रहा था, जो भी कर रहा था या जो नहीं कर रहा था, टीसीएस कलेक्ट कर रहा था, तो हम उसे इमीडिएटली मना करेंगे कि भाई अब तू हमारा टीसीएस कलेक्ट करना बंद कर दे। हम तुम्हें डिक्लेरेशन देते हैं कि हमारी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, इसलिए अब हम उल्टा तुम्हारा टीडीएस काटेंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, पहले क्या था, टीसीएस जो कलेक्ट होता था वो टोटल अमाउंट पे होता था। अब क्या सीन है, जो अब टीडीएस काटेंगे वो जीएसटी से पहले की जो फिगर है उस पर काटेंगे, क्योंकि टीडीएस कभी भी जीएसटी पे नहीं कटता है। इन दोनों में एक ये भी डिफरेंस आ गया है। तो उल्टा हम सप्लाई का टीडीएस अब काटना शुरू करेंगे, टीसीएस वो हमारा बंद कर देगा कलेक्ट करना। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस क्या है कि पहले हम जो बिलिंग करते थे कस्टमर को, उस पे हम कस्टमर से 0.1% टोटल अमाउंट जो इनवॉइस अमाउंट था उस पे हम 0.1% उससे टीसीएस कलेक्ट करते थे। अब यहाँ पे दो केस हैं, टीसीएस कलेक्ट करना है या नहीं करना है, इसके दो केस हैं। कस्टमर मेरे दो तरह के हैं, एक है जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, एक है जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। अगर जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो क्या करना है? तो हम इस कस्टमर को अप्रोच करेंगे, बोलेंगे भैया 194 के की डिक्लेरेशन हमें दे दो आप, तो हम आपका टीसीएस कलेक्ट करना बंद कर देंगे। और क्योंकि 194 की डिक्लेरेशन में ये लिखा जाएगा कि आप हमारा टीडीएस काटोगे, तो अब हम आपका टीसीएस कलेक्ट करना बंद कर देंगे। पर ये टीसीएस कलेक्ट करना तब बंद करेंगे जब वो डिक्लेरेशन हमें दे देगा। ये बात तो सिंपल सी ये हो गई। दूसरा केस क्या है, टर्नओवर 10 करोड़ से कस्टमर बी की कम है, तो 194 के उस पर एप्लीकेबल होता नहीं है। तो इस पे टीसीएस जैसे हम कलेक्ट करते आ रहे थे वैसे एज इट इज कलेक्ट करते रहेंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि टीसीए सेक्शन 206C1H में टीसीएस कलेक्ट हो रहा था वो वैसे का वैसे होता रहेगा कस्टमर बी के केस में। उसको नहीं छोड़ना है आप। कभी आप सोचे कि नहीं जी अब तो हमारे पर 194 के वो आ गया है तो अब तो हम टीडीएस काटेंगे और हम टीसीएस कट करना बंद कर देंगे। बंद नहीं करेंगे, उसमें हम ये क्राइटेरिया देखेंगे। तो इसलिए दोनों एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। होप आपको समझ में आ गया होगा।
बिल्कुल सिंपल सिंपल वे में अगर आप इसे देखेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल आराम से समझ पाएंगे इसे। चलिए अब डिक्लेरेशन पे चलते हैं। डिक्लेरेशन का क्या फॉर्मेट है, मैंने फॉर्मेट भी ड्राफ्ट किया हुआ है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैंने कुछ ड्राफ्ट बना रखे हैं पहले ही। अब यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और मैं टीडीएस काटूंगा। अगर 10 करोड़ से टर्नओवर मेरी कम है तो फिर ये डिक्लेरेशन का कोई महत्व ही नहीं है। वो आपका टीसीएस आपसे आपका सप्लायर कलेक्ट करता रहेगा। तो जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो मैं अपने सप्लायर को ये डिक्लेरेशन दूंगा। ये सिंपल सी डिक्लेरेशन है, कुछ नहीं है इसमें। कंपनी नाम डालेंगे, पैन टैन नंबर कोड करेंगे और सीधा लिखेंगे आवर टर्नओवर इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 10 करोड़। 10 करोड़ से ज़्यादा भैया, तो सिंपल सी बात है। अगर आपकी परचेज 50 लाख से ज़्यादा होती है तो मैं आपका टीडीएस काट लूँगा 0.1% में, सिंपल सी बात है। दूसरा, हम उससे सेक्शन 206 ए बी और 206 सी सी ए की डिक्लेरेशन मांग लेंगे। एक तो ये हो गया, ये 194 के का है, अगर अप्लीकेबिलिटी है तो ये चीज़ है। अब इसको यही छोड़ देते हैं, जैसे टीडीएस हमने अलग छोड़ा था, मिक्स नहीं कर रहे हैं। 206 ए बी और 206 सी सी ए के साथ मैं मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ इसे। तो अब उस इनकी डिक्लेरेशन में चलते हैं, हमें लेनी क्या है और देनी क्या है। अब पहले हम आते हैं डिक्लेरेशन पे, जो हमें डिक्लेरेशन देनी है, पहले हम उस पे आते हैं। चाहे हमारा कोई टीडीएस काट रहा है या कोई हमसे टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, कोई भी केस है, तो उसे हाई रेट पे ना करे, तो उसे हमें डिक्लेरेशन अपने लेटर हेड पे छाप के, हम लेटर हेड पे छाप के दे देंगे उसे। क्या लिखेंगे भैया, मैं ये मान के यहाँ भी ये मान के चल रहा हूँ कि रिटर्न मैं फाइल कर चुका हूँ। नहीं माल अगर नहीं फाइल किए तो आपको मालूम है कि फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरा टीडीएस 50,000 से कम है, नहीं तो हाई रेट अप्लीकेबल होगा ही होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी रिटर्न मैं फाइल कर चुका हूँ। सिंपल सी बात है, आगे फिर बात करनी नहीं है। पहला पॉइंट हमें ये लिखना है कि रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, इसलिए हमारे ऊपर हाई रेट अप्लीकेबल नहीं है। बात खत्म हो गई। अगर रिटर्न फाइल नहीं किए तो लिखेंगे वी हैव नॉट फाइल्ड बट आवर टीडीएस इन दीज असेसमेंट ईयर इज लेस देन 50,000। टीडीएस ओब्लिक टीसीएस दोनों मिला के काउंट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा टी तो भी हमारे ऊपर टीसी ये हाई रेट अप्लीकेबल नहीं होगी। अगर दोनों ही केस हमारे खिलाफ हैं, रिटर्न भी फाइल नहीं करिए, टीडीएस टीसीएस भी हमारा ज़्यादा है, तो डिक्लेरेशन देने की जरूरत ही क्या है। फिर तो हाई रेट पे वो टीडीएस अपना काट लेंगे या टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे। सिंपल सा फंडा, ये बात अब खत्म हो गई। यहाँ पे हमें देनी है या किसी को हमें किसी को हमें जो हमारा टीडीएस काट रहा है उसको देनी है, या जो हमारा टीसीएस कलेक्ट कर रहा है उसको देनी है, तो सिंपल सी हम डिक्लेरेशन दे देंगे उसे। अब तीसरे उस पर आते हैं, हमें लेनी किससे, हमें लेनी क्या है डिक्लेरेशन, हमें अपने सप्लायर से लेनी है। हमारा हमें जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे लेनी है। जैसे हमने रेंट पे किसी का रेंट पे ले रखा है, ऑफिस रेंट पे ले रखा है, या गेस्ट हाउस रेंट पे ले रखा है, या हमें कोई और लीगल प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है, या तो हम उससे डिक्लेरेशन ले लेंगे। ये खाली 194 क्यू के लिए नहीं लेंगे, ये जितने भी सेक्शन है, 194 सी है, 194 जे में टीडीएस कट रहा है, हम काट रहे हैं, तो भी हमें डिक्लेरेशन लेनी है। सिंपल सी बात है। हम उससे पूछेंगे कि भैया तूने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है। अगर उसने बोला कि हाँ मैंने रिटर्न फाइल करी है, तो सिंपल सी बात है, वो डिक्लेरेशन दे देगा कि भाई मैं ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुका हूँ, तो मेरे ऊपर हायर रेट अप्लीकेबल नहीं है। अगर वो कहता है कि नहीं मैं रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो वो ये लिख के देगा कि मेरा टीडीएस और टीसीएस इन असेसमेंट ईयर में 50,000 से कम है, तो इसलिए मेरे ऊपर हाई रेट अप्लीकेबल नहीं है। अब तीसरा केस, अब ना तो रिटर्न भरी है उसने, ना उसका टीडीएस टीसीएस 50,000 से कम है, तो फिर डिक्लेरेशन की जरूरत ही नहीं है, तो हम हाई रेट पे काट ही लेंगे। पर ये डिक्लेरेशन लेनी सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इसी ईयर के लिए नहीं, हर साल के लिए अलग अलग ये जाएगी। तो ये सिंपल से फंडे हैं, इनको मिक्सअप करके मत चलना बिल्कुल भी। सब अलग अलग हैं, अलग अलग वर्क करते हैं सब। तो ये तीन हैं, आप भी पढ़ सकते हैं इनको, और सिंपल सी डिक्लेरेशन ये दे सकते हैं या ले सकते हैं। होप है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूँ और डालता रहूँ। और आप है ना कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता भी सकते हैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी को सोल्व करने की। थैंक यू सो मच।